रात का समय था। गौरी किचन में रात पे खाने के निकले बर्तन धुल रही थी। किचन से थोड़ी दूरी पर गौरी की जेठानी नीता अपने पति के पास सोफे पर बैठी थी। नीता जानती थी कि गौरी किचन में बर्तन धुल रही है और उस तक उसकी कही गई बातें पहुंच जाएंगी, इसलिए उसने कुटिलतापूर्वक गौरी को सुनाते हुए पास बैठे अपने पति से कहा, हमने किसी का उम्र भर का ठेका थोड़े ही ले रखा है। कुछ दिन तक तो ये सोचकर साथ दे दिया कि कुछ दिन बाद कहीं अपना रास्ता ढूंढ लेंगी, लेकिन महारानी तो घर में पैर जमाए बैठी हैं। ये भी तो नहीं कि काम भी करती रहे, तो आदमी सोच ले कि चलो नौकरानी के पैसे तो बच ही जाएंगे। तो इन महारानी से ठीक से काम भी नहीं होता, बच्चे का बहाना लिए बैठ जाती हैं, जैसे इनका बेटा ना हुआ, कहीं का राजकुमार हुआ। नीता के पति नीरज ने उससे धीरे से कहा, धीरे बोलो, किचन में ही है गौरी, अभी सुन लेगी तो खामखा बात बढ़ जाएगी। नीरज ने जैसे आग में घी डाल दिया था। नीता ने इस बार पहले से भी अधिक तेज स्वर में गौरी को सुनाते हुए कहा, सुन ले, डर किसको पड़ा है यहाँ। ऐसे बेशर्म लोग हैं जिन्हें शर्म ही कहाँ है। अगर शर्म होती तो चली ना जाती यहाँ से, दूसरे के टुकड़ों पर पड़ी ना रहती। हमें डर नहीं है किसी का। अगर हमारी बातें चुभती हों तो अभी चली जाएं यहाँ से। वैसे भी हमने किसी का उम्र भर का ठेका थोड़े ही ले रखा है। उनके आदमी कौन सी बहुत बड़ी रकम छोड़कर गए थे, जिसे देखकर हमें संतोष मिलता रहे और महारानी के नखरे सहते रहे, बल्कि उनके आदमी का लेन देन तक तो हमें ही चुकाना पड़ा है। नीरज ने फिर से दबे हुए शब्दों में कहा, रहने दो, क्यों बात को बढ़ा रही हो। जैसे ये शब्द बोलकर नीरज ने नीता को और उत्तेजित कर दिया था। नीता फिर से भनकते हुए बोली, क्यों रहने दो जी, एक बार नहीं 10 बार बोलेंगे। अगर हमारे घर में रहना है तो सुनना ही पड़ेगा, नहीं तो चलती बने यहाँ से। माँ बेटे दोनों कितना खाते हैं तुम्हें कहाँ पता है। अगर दोनों माँ बेटे हमारे घर में ना होते तो हमारा कितना पैसा जुड़ जाता, जो कि बिना मतलब का खर्च हो जाता है इन दोनों पर। नीरज ने धीरे से डरते डरते कहा, अभी कुछ महीने का ही तो है गौरी का बेटा, कितना खाता होगा भला, थोड़ा सा दूध ही तो पी लेता होगा बेचारा, और वैसे भी अभी क्या खाने लायक है वो, अभी छोटा ही तो है। नीता ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, खबरदार अगर उन माँ बेटे की तरफदारी की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। छोटा सा कहते हैं आप, घर में से कितना ही दूध महारानी अपने ही बेटे को पिला देती हैं, और उसे आप जरा सा बच्चा कहते हैं। हम तो कहते हैं ये दोनों माँ बेटे यहाँ से चले जाएं, तो हमारे घर से और सिर से बोझा हट जाएगा। नीरज पत्नी भक्त था, जानता था कि जो उसकी पत्नी बोल रही है वह गलत है, लेकिन पत्नी भक्त पुरुषों को तो सब जानते ही हैं। वही हाल नीरज का था। पत्नी की हाँ में हाँ मिलाना काम था बस उसका। जब तक पत्नी की बातें सुन सका वहां बैठा रहा, जब नहीं सुनी गई तब वहां से खड़ा होकर चला गया। नीता अभी भी वहीं सोफे पर गुस्से से मुंह फुलाए बैठी थी। गौरी किचन में अब भी बर्तन ही धुल रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर आ गए थे, जिन्हें वह बीच बीच में अपने बाजुओं से पूछ लेती थी। गौरी ने नीता की कही एक एक बात को सुना था। जब नीता ने कहा कि गौरी का पति कहाँ कुछ रकम छोड़कर गया है, तब गौरी के मन में आया कि अभी जाकर कह दे कि एफडी के 2 लाख रुपए थे, वो रुपए कहाँ है। उसके पति की अच्छी भली गाड़ी को खराब करना। अब गौरी के मन में आया कि अभी जाकर कह दे कि एफडी के 2 लाख रुपए थे, वो रुपए कहाँ है। उसके पति की अच्छी भली गाड़ी को खराब का नाम देकर अच्छे दामों में बेच दिया और उसे बताया कि कुछ रकम नहीं मिली। जब उसके जरा से बच्चे के बारे में नीता बोल रही थी तो वही जानती थी कि उसने किस तरह से वो शब्द सुने और खुद पर नियंत्रण कर खुद को रोका था। नहीं तो उसके मन में आया कि अभी जाकर नीता को सुना दे, लेकिन सुनकर भी मजबूरीवश वह कुछ नहीं कह सकी थी नीता से। बेचारी ने खुद को रोक लिया, लेकिन वह अपनी आंखों के आंसुओं को नहीं रोक सकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहकर गालों पर आ रहे थे, फिर भी बेचारी सब्र किए अपनी आंखों में आए आंसुओं को पूछती जाती और बर्तन धुलती जा रही थी। बेचारी गौरी सुबह 5 बजे से ही जाग जाती और शाम तक मशीन की तरह काम में यह सोचकर लगी रहती कि कहीं उसकी जेठानी नाराज ना हो जाए। लेकिन जी तोड़ मेहनत के बाद भी उसे अपनी जेठानी के ताने और जली कटी बातें ही सुनने को मिलती थी। इतना सब सुनने के बाद भी वह अपने मुंह से एक लफ्ज़ नीता से नहीं कहती, बस अपनी किस्मत समझ चुपचाप जहर का घूंट समझकर पीती रहती। किस्मत नहीं तो और क्या था। कुछ साल पहले ही तो उसकी नीतीश से शादी हुई थी, जब वह बहू बनकर इस घर में आई थी। नीतीश उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखता था,
एक बार कहने भर पर वह अपनी पत्नी की कही हर बात मान लेता था। दोनों पति पत्नी में अटूट प्रेम था, लेकिन कहते हैं ना कि नियति पर किसी का कहाँ वश चलता है। एक शाम गौरी अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए तैयार हो नीतीश के आने का वेट कर रही थी कि तभी उसे पता लगा कि नीतीश का एक्सीडेंट हो गया है। सुनते ही गौरी बेसुध हो गई थी। किसी तरह हिम्मत कर अपने पति को देखने अस्पताल पहुंची थी, लेकिन नीतीश की हालत बहुत खराब थी। वह कुछ दिन अस्पताल में भर्ती रहा और वहीं उसने अंतिम सांस ली। नीतीश के गुजर जाने के 2 महीने बाद गौरी ने बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद से उसे जीवन से कुछ आस जुड़ गई थी और वह बेटे की देखभाल में अपने दिन गुजारने लगी थी। कुछ दिन तक तो सब सामान्य चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए गौरी की जेठानी का नेचर उसके प्रति बदलता गया। जो जेठानी उसके पति के सामने उसे अपनी छोटी बहन मानती थी, वही अब उसे खुद पर बोझ और घर की नौकरानी समझने लगी थी। और गौरी भी अब अपने हालात और अपनी मजबूरी देख जेठानी की कही बातों को जीवन की सच्चाई समझकर सह लेती, मगर वह जेठानी के सामने अपना मुंह नहीं खोलती। भले चाहे इंसान अपने हालात और मजबूरी के चलते मुंह से कुछ ना कहे, लेकिन दुख और पीड़ा तो सबको होती है। गौरी को भी होती थी। सबके सामने तो वह रो भी नहीं सकती थी, लेकिन मशीन की तरह दिन भर काम करते रहने के बाद बेचारी अपने बेटे के पास लेटी हुई देर रात तक रोती रहती थी और अपने आंसुओं से अपने मन का दुख कम कर लेती थी।